बीमारी बीमारी की खासियत है कि वो कभी हार मानती नहीं। और अच्छे शरीर की, अच्छे स्वास्थ्य की खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। जी नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी क्या कहा? मैं कैसी हूँ, कैसी दिख रही हूँ? जी एकदम बढ़िया, एकदम खुश, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है कि आज मैं बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। जी थैंक यू। और चलो, आज हम हमारे वीडियो में मैं किसी डेंटल टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ। मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, एक नया सफर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी मैं SUFFER इंग्लिश वाले सफर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक नए एक्सपीरियंस की, एक नई जर्नी की, जो मुझे इस बीमारी के बाद हुआ, जो मुझे रियलाइज हुआ कि हम सबके साथ मैंने ये शेयर करना चाहिए। तो ये है वो सुबह, कुछ करीबन 2 हफ्ते पहले, जहां मैंने अच्छे से खाना खाया, मेरे दिन का सारा काम किया और नॉर्मली थोड़ी सी गले में खिचकी जैसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, कुछ चुभने जैसा एहसास था। मुझे लगा नॉर्मल है। शाम में वो गले की खिचखिच थोड़ी सी बढ़ गई थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर दोपहर में मुझे थोड़ा सा फीवर जैसा कुछ महसूस होने लगा, कुछ अलग सा वीकनेस जैसा था। तो मैंने उस दिन थोड़ा आराम किया और ज्यादा काम नहीं किया था। जब 3rd डे पे मेरी सर्दी बढ़ गई थी और मैं स्टीम लेने के लिए मैंने पानी में नीलगिरी डाली, मुझे वो नीलगिरी की खुशबू आई नहीं। तब मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये सिम्टम्स कुछ अलग दिख रहे हैं। 3 दिन तक मुझे सारे जो सिम्टम्स थे वो नॉर्मल फ्लू की तरह थे। जो 4th सिम्टम था, यानी खुशबू न आना, लॉस ऑफ स्मेल, उसने मुझे थोड़ा चौकन्ना कर दिया। अब मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि क्या हो सकता है। मुझे बिल्कुल भी खुशबू आ नहीं रही थी, बंद हो गया था मेरा नाक। पहले लगा, मन को समझा रही थी कि कहीं ये सर्दी की वजह से तो नहीं, तो स्टीम ले रही थी दिन में से 2 बार। तो उस रात मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने तय कर लिया था, उस रात मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने तय कर लिया था कि कल सुबह जाके मैं पहले टेस्ट कराऊंगी। तो उस दिन सुबह मैंने एक डॉक्टर को फोन किया था और पूछ लिया था कि हमें क्या क्या जरूरत है। तो हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत है, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, लाइसेंस है, कोई भी लोकल प्रूफ की जरूरत है। और दूसरा है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, तो स्टैम्प एंड सिग्नेचर, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करने हैं आपके साथ। टेस्ट एक प्राइवेट लैब में किया था। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कोविड-19 हॉस्पिटल्स जो अलॉटेड है वहां पे, या प्राइवेट लैब में, आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं। लैब जब मैं टेस्ट करने गई थी तो लैब में करीबन 3 घंटे का वेटिंग था। मुझे 3 घंटे लगे टेस्ट करने के लिए, मुझे हार्डली 2 मिनट लगे। वो कुछ नहीं है, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। एक स्वैब, मतलब जैसे हम कान के लिए ईयरबड यूज करते हैं, वैसी एक लंबी सी स्टिक होती है जिसे हम स्वैप स्टिक कहते हैं, और उस स्वैप स्टिक से मेरा थ्रोट और नोज का स्वैप लिया गया था। बस उसे हार्डली 2 मिनट लगे। उसके बाद मैं टेस्ट से फ्री थी। घर पे आने के बाद भी मैंने क्वारंटाइन के ही चीजें फॉलो की अच्छे से स्ट्रिक्टली। तब अब टेस्ट के बाद मुझे रिपोर्ट्स आने में एक 24 से 30 घंटे ऐसे बोला गया था। रिजल्ट आ गया था और जी हाँ, मैं थी कोविड-19 पॉजिटिव। मतलब उस रिजल्ट पे ऐसा लिखा गया था कि SARS-CoV-2 डिटेक्टेड, मतलब कि आप कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हो। बहुत सारे कॉल्स आने लगे उस समय पे, थोड़ा सिचुएशन पैनिकिंग था। और सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था कि मुझे क्यों, या तुझे कैसे हो गया मानसी, जबकि तू इतना सब कुछ अच्छे से फॉलो करती है। ग्लव्स पहन के बाहर घूमने जाना, वेजिटेबल्स को अच्छे से घर पे आने के बाद वॉश करना, स्टीम वगैरह लेना, मेडिसिन अच्छे से खाना, या फिर प्रिकॉशंस सारे मेंटेन करना, मास्क पहनना, ये सारी चीजें फॉलो करने के बावजूद, एक्सरसाइज अच्छे से करने के बावजूद ये क्यों हुआ? तुझे ही क्यों? या मेरे मन में चल रहा था मुझे ही क्यों? कैसे हुआ? किसके कांटेक्ट में आई? कहां से स्प्रेड हुआ ये? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो अब आते हैं उस दिन पे जब मैंने डॉक्टर को विजिट करने के लिए गई थी कि क्या होने वाला है मेरा अगला डिसीजन, अगला स्टेप, कि मुझे होम क्वारंटाइन किया जाएगा या मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो उस स्टेप के लिए या उस परमिशन के लिए कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर को विजिट करने गई थी। वहां मेरे सिम्टम्स चेक किए गए, मेरा टेम्परेचर, मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कहीं ना कहीं अगर 95 to 100 के बीच में है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है।
सो अगर वो है तो वो एक ग्रीन सिग्नल था मेरे लिए कि जी हाँ, इनके सिम्टम्स सारे ऑलमोस्ट चले गए थे मेरे, सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल रह गया था, बाकी मुझे कोई सिम्टम नहीं था, मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर सब नॉर्मल था। तो उस वजह से डॉक्टर ने मुझे एक होम क्वारंटाइन का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जब वहां पे गई थी तो मैं कुछ चीजों की लिस्ट लेके गई थी कि अगर मुझे हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे घर पे क्वारंटाइन किया जाता है तो मुझे क्या क्या करना है। अब हॉस्पिटलाइज कब करते हैं और होम क्वारंटाइन कब करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आपको अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है और आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, आपको कोई अंडरलाइंग डिसीज नहीं है, तो आपको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपके घर में रहने के लिए एक अलग सा आपके लिए कमरा है, आपके लिए सेपरेट टॉयलेट है, वो टॉयलेट पेशेंट वाला जो टॉयलेट है वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर ये 2-3 चीजें आपके पास है, मतलब गुड हेल्थ एंड अकोमोडेशन प्लस आपकी केयर लेने के लिए कोई लोग, अगर ये चीजें हैं तो आपको होम क्वारंटाइन के लिए परमिशन दी जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन तभी किया जाता है जब आपके सिम्टम्स थोड़े ज्यादा है, थोड़े सिवियर है। तो सिवियर सिम्टम्स मतलब क्या, जैसे फीवर या कफ कोल्ड होना, ये सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होना, कुछ कुछ लोगों को यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी, मतलब यूरिन करने पे कंट्रोल ना रहना, फिर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे उनके कुछ नॉर्म्स है, या फिर आपको कोई अंडरलाइंग डिसीज है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उनके नॉर्म्स में आती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद भी जो जैसे हमने वीडियोस में या टीवी पे देखा है कि ऐसी सब चीजें होती है, ट्रीटमेंट ऐसे होता है हॉस्पिटलाइज करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिनके साथ मैंने वो हॉस्पिटलाइज हुए तो मैंने उनके साथ बात की है, उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा दिया जाता है। और हाँ, मेरे जो रिलेटिव है उनको इसलिए एडमिट किया था बिकॉज वो डायबिटिक थे, तो 4 दिन उनके सारे सिम्टम्स मॉनिटर किए गए, वो अच्छे थे, उनका डायबिटिक मतलब शुगर लेवल कंट्रोल में था। तो ये सब देखने के बाद उनको 4 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया। तो अगर आप हेल्दी है, आपको डिसीज भी होने के कारण भी, मतलब होने के बाद भी अगर आप अच्छे स्वास्थ्य में हैं और आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट कर रही है, तो वो घर मतलब आपको होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। वो बस 4 दिन आपको मॉनिटर करना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस डिसीज को। बाकी अगर हम होम क्वारंटाइन पे आते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने एक डॉक्टर को क्या क्या सवाल पूछे, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया कि होम क्वारंटाइन जब होते हैं तो हमें अंदर बैठ के क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और बाहर वाले जो लोग हैं जो हमारा केयर मतलब ले रहे हैं, बाहर जो हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं जो पॉजिटिव नहीं है, उन्होंने क्या क्या केयर और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो जो मे बी नेक्स्ट मंडे या थर्सडे तक आ जाएगा, तो आप उसे जरूर फॉलो। हमारे सामने एक अगला सवाल था कि हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पता चल ही जाता है, पर आपने भी इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो जब मैंने इन्फॉर्म किया तो हमारे एरिया में मतलब मेरी सोसाइटी में फ्यूमिगेशन के लिए लोग आए थे। आपकी सोसाइटी सील होगी या आजू बाजू के लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, ये बिना सोचे हमें ये स्टेप जरूर उठाना है कि हम आजू बाजू के अपने रहने वाले लोगों को सेफ रखें और लोगों को इन्फॉर्म करें। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम छुपाए, ये हर सेकेंड पर्सन को हो रही है और होने वाली है। सो उसे छुपा के या डर के घर पे बैठना या लोगों को ना बताना, ऐसी चीज या ऐसी गलती ना करें। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे जगह रह रही हूँ जहाँ पे मेरे सोसाइटी के लोगों ने बहुत ही शांति से बिना डरे एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने सबने अपनी केयर ली और मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया। तो मैं उन सारे सोसाइटी मेंबर्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो अब हम आते हैं उस दिन जब मैं घर पे आई, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने बताई हुई चीजें मेरे घर वाले कलेक्ट कर रहे थे, थोड़ा खाना वगैरह स्टॉकअप कर रहे थे, ऐसी चीजें स्टॉकअप कर रहे थे मतलब फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है जो मेरे सेहत के लिए अच्छी हो। और मैं भी कहीं ना कहीं अंदर रूम में क्वारंटाइन होने की प्रोसीजर मैंने चालू कर दी थी कि मेरी सारी चीजें कहाँ होंगी, कैसे होंगी, सिस्टम थोड़ा लगा रही थी। सो वो दिन तो वैसे चला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि ये 14 दिन जो मुझे मिले हैं उसका मुझे पूरा इस्तेमाल करना है, मुझे इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गई थी उस रात। वो समय था जो मुझे प्रोबेबली लाइफ में फिर से कभी नहीं मिलने वाला। मैं इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी, मैंने बहुत सारी चीजें लिख ली थी। मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर मैंने मेरा रूटीन शेड्यूल सब फिक्स एंड डन। सो आई वॉज ऑल सेट, ready to kick this 14 days off. So the day 1 जब मैंने एक्चुअली ये शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट किया,
सो मैं सुबह उठी, मैंने रेगुलर थोड़ा काढ़ा, स्टीम, मेडिसिन वो सब लेके मैं सेटल हो गई थी। एंड आई वाज लाइक चलो एक 10-15 मिनट के लिए मैं वीडियो गेम्स खेल लेती हूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट माई रेगुलर रूटीन। वो 10-15 मिनट कब 10-15 घंटे बन गए आपको मतलब मुझे पता ही नहीं चला। सो जी हाँ, मैंने उस पूरे दिन में सिर्फ वीडियो गेम्स खेले हैं अलग अलग। अब तो दिन वेस्ट हो गया। सो मैंने लास्ट के मतलब मैंने बुक रीडिंग रखा था मेरा एंड। सो मैंने वो बुक रीडिंग की 3-4 पेजेस एंड आई वाज ऑफ टू स्लीप। सो ऐसे था मेरा वो फर्स्ट डे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे पे जब मैंने जंप किया तब आई वॉज क्वाइट अ लॉट फोकस्ड। मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन किया। कुछ हाफ वॉज रियली वेरी गुड, पर वापस सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं वो ड्रॉप आ गया था एंड वापस आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। ये मैंने जब मेरे हस्बैंड को रिसाइट किया कि आई एम प्रोबेबली मोटिवेटेड बट नॉट एबल टू डू टाइम, ही सजेस्टेड कि एक लाइफ ऑफ पाई करके मूवी है जो तुम्हें देखनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक ओके, मेरे पास वक्त था, मैंने वो मूवी देखी। ट्रस्ट मी, अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जरूर जाके देखिए। वो एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो समुद्र के बीच फंस जाता है और कैसे वो अपने दिन बिताता है जिंदा रहने के लिए, द सर्वाइवल के लिए। तभी उसमें एक सेंटेंस आया था कि अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको बचना है, तो आपको बिजी रहना सीखना होगा। और कैसे वो पूरा समय बिजी रहता है वो उसमें बताया गया है। सो वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग मूवी रही मेरे लिए। और उसके बाद आई थिंक अभी आफ्टर दैट 6-7 दिन हो गए हैं वो मूवी देखने के बाद, बट मैं एवरी डे मेरा शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। मैं बुक रीड कर रही हूँ, मेरे जो भी मैंने डिसाइड किया है, मैं आपके लिए जो वीडियोस बनाती हूँ उसकी स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने एक नया लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। प्लस मुझे 1 साल से मैं एक श्लोक लर्न करने की कोशिश कर रही थी। वो श्लोक ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई विल बी फिनिशिंग इट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ 14 डेज। सो आप अब जब ये वीडियो देख रहे हो, मेरा 10th डे चालू है क्वारंटाइन का। एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग कि हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अकेले रहना, बंद कमरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट सच में अगर आपको खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप ये 14 दिन एक बेटर, सेल्फ इम्प्रूव्ड और बेस्ट इंसान, ह्यूमन होके, एक अच्छी आदतों से वाकिफ होके बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आप सबको अभी मेरा जो शेड्यूल था वो एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी, जिसमें ट्रीटमेंट क्या था वो भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली मैं 6-6:30 बजे उठ जाती थी। उसके बाद सबसे पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 3 बार दिन में से ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे तुम्हारा ऑक्सीजन सैचुरेशन तुम्हें चेक करना है। सो मैं ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करती थी। फिर उसके बाद एक 7 से 8 बजे तक मैं योगा और प्राणायाम करती थी। सो जहां पे मेरा फोकस मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना ये रहता था, और मन को शांत करने के लिए मैं मेडिटेट भी करती थी। ब्रीदिंग कैपेसिटीज और एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आपको वीकनेस है या कोई माइल्ड सिम्टम्स है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो हैवी एक्सरसाइज ना करें। बट हाँ, प्राणायाम करना जरूरी है जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। फिर उसके बाद करीबन 8-8:30 को मैं वार्म वाटर विथ लेमन, हाफ नींबू उसमें निचोड़ के पी जाती थी। उसके बाद थोड़ा रूम क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग, ये सब, नहाना धोना, ये सब होके नाश्ता मैं करीबन 9-9:30 कर लेती थी। फिर काढ़ा मैं पीती थी दिन में से 2 बार, एक तो सुबह एक 10:30-11 के करीब करीब, और एक रात को सोने के समय। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने जो कहा कि मैं बुक रीडिंग और मेरी सब जो चीजें मैंने डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती थी। दोपहर का खाना मेरा 1:30-2 o'clock को हो जाता था। फिर मैं 1 hour का नैप लेती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रेस्ट भी बहुत जरूरी है। सो आपको एक्सर्ट या ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, मेंटल एंड फिजिकली दोनों आपको रेस्ट जरूरी है। सो मैं 1-1.5 hour रेस्ट लेती थी। के बाद एक 4:30 के अराउंड स्टीम वापस उठने के बाद लेती थी। मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करती थी। अगर सब ठीक रहा, सही रहा, तो मैं फिर से मेडिटेट करती थी, मतलब मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वापस फॉलो करती थी। तो इस समय में मेरा 1-1.5 घंटा ये सब करने में चला जाता था। फिर उसके बाद अगर कुछ स्नैक्स खाने हैं वगैरह, तो मतलब कोई हेल्दी फ्रूट्स है या फ्रूट जूस है तो मैं उसको स्विच कर लेती थी।
उसके बाद डिनर 7-7:30 को मेरा हो जाता था एंड स्टीम लेके काढ़ा पी के ऑक्सीजन मीटर चेक करके मैं डॉक्टर को रिपोर्ट करती थी एंड देन आई यूज्ड टू गो ऑफ टू स्लीप। अब इस दौरान स्टीम मैं करीबन 3 से 4 बार लेती थी और काढ़ा 2 बार पीती थी। तो इसका आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि आप मेन फोकस आपके ब्रीदिंग पे और कोई ब्लॉकेज ना हो इस पे ध्यान दें। बाकी मैं खाने में क्या खाती थी, जैसे मैंने डॉक्टर से ये क्लियर कर लिया था, आप ऑयली एंड जंक फूड नहीं खाना है आपको, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रोसेस्ड फूड कोई भी अलाउड नहीं है। पर हाँ, आप कोई पफ्स है जैसे बाजार में डाइट भेल वगैरह मिलती है तो मैं वो एज अ स्नैक्स खाती थी बिकॉज वो नॉन फ्राइड नॉन ऑयली होते हैं। सो वो आप थोड़ा स्नैक्स के दौरान खा सकते हैं। बाकी हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस आप सब कंज्यूम कर सकते हैं। आप विटामिन सी का इंटेक ज्यादा रखिए आपके डाइट में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा रखिए। मैं मैक्सिममली रात में ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड भाकरी ये खाती थी, या फिर कोई भी हेल्दी पराठा जो मेरे रात की डाइट में इंक्लूडेड होता था। दोपहर को मैं नॉर्मल राइस, चपाती, दाल, चावल ये सब विथ गुड सलाद ये सब खा लेती थी। सो डाइट रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच नहीं है। फर्मेंटेड फूड, ये लोग मुझे किसी ने पूछा था कि फर्मेंटेड फूड चलता है या नहीं। जी हाँ, फर्मेंटेड फूड चलता है, बस ध्यान रखना है कि आप ज्यादा देर फर्मेंट किया हुआ फूड जैसे कि ओवरनाइट है या 24 आवर्स फर्मेंट किया हुआ फूड है वो ना खाए। जस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट इन द मॉर्निंग, गिविंग इट एट नाइट, तो वो पेशेंट को चल जाता है। सो ये हुआ फूड के बारे में एंड ट्रीटमेंट एंड क्या रेस्ट्रिक्शन है उस चीज के बारे में। अगर जो लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं या कोई पेशेंट है आपके आजू बाजू, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि आप उन्हें कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग है कि उनको कोई आर्ट, म्यूजिक या एक्सरसाइज थेरेपी दे। आप खुद जाके दे नहीं सकते, बट ऑन कॉल या मैसेजेस है, उनको अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस फॉरवर्ड करें जिससे वो मोटिवेटेड रहे। उनकी देखभाल, उनके फैमिली की देखभाल कैसी हो रही है, मतलब वो अच्छे से अपना ख्याल रख सक रहे हैं या नहीं, ये आप उनको जरूर पूछे। एक कॉल छोटा सा जिसमें आप नेगेटिविटी के बारे में बिल्कुल ना बात करें और सिर्फ ये बोले कि हाँ, हम सब आपके साथ हैं, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हम हैं। बस ये एक पॉजिटिव वर्ड बहुत सा जादू कर जाता है सच में, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसके लिए मैं मेरे सोसाइटी वालों को, मेरे रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां पे वो बहुत ही एनकरेजिंग रहे। दूसरी चीज है कि हम एक दूसरे को समझ के चले। जो पेशेंट जब 15 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो उससे ऐसे बात करें जैसे वो नॉर्मल है, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि ये 15 दिन पेशेंट क्वारंटाइन रह चुका है, वो अब नॉन कंटेजियस है, मतलब उसके शरीर में कोरोना वायरस नहीं रहा है और वो उसके शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए हैं। सो अब वो आपको कोरोना नहीं दे सकता है, तो उसके साथ घुल मिलना, बात करना, हाथ मिलाना, वो सब नॉर्मल है। बट हाँ, आपको कोरोना नहीं हुआ है, इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना और ऑब्वियसली पेशेंट को भी ये फॉलो करना जरूरी है। सो बाकी सारे नॉर्म्स फॉलो करते हुए पर उसको अकेला ना महसूस होने दे, बस यही कहना है। आपको बताया कि मेरी अब तक की जर्नी कैसे रही, कैसे मैं खुद को डेवलप करने में और बिजी रख रही हूँ। तो आप भी आपके तरीके ढूंढिए। अगर आपके पास कोई अलग तरीका है तो मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये ध्यान रखिए कि इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। इस दौरान हमें हमारे खुद की सेहत पे ज्यादा ध्यान देना है, हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करनी है। ये हर किसी को कभी ना कभी इस चीज से गुजरना ही है। दिस शैल टू पास। सो ये गुजर जाएगा। बस आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। और अगर आपके आजू बाजू कोई है तो उनको अंडरस्टैंडिंग से, काइंडनेस से, प्यार से ट्रीट कीजिए। उनको अलग सा ऐसे कुछ महसूस होने ना दीजिए। दोस्तों, ये कोरोना बीमारी ऐसी नहीं है जो मतलब जानलेवा है या जिसे हमें डरना चाहिए, लोगों को अछूत ऐसे मानना चाहिए। ये बहुत ही साधारण सा फ्लू है, बस ये बड़ी मात्रा में फैल रहा है, इसलिए हमें थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स मेंटेन करने चाहिए, हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी ब्रीदिंग और लंग्स कैपेसिटी आप बढ़ा लेते हैं तो कोरोना भले आए, आप लड़ लोगे, इसकी मैं दावे से गारंटी आपको दे देती हूँ। तो बस हंसते खेलते मुस्कुराते हुए इस जिंदगी के पल को भी आप जी लोगे, झेल लोगे या इससे भी गुजर जाओगे। सो बस हेल्दी रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और जी ले इस चीजों के साथ। और हाँ, एक्सेप्ट करे कि हाँ ये है, एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे इन सब चीजों के लिए। अब आपके आता है लोगों के, मैं उसका जवाब दूंगी कि मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों हुआ, या इतना सब मेंटेन करके भी कैसे हुआ, किसके कांटेक्ट में आई। इसका एक्चुअल जवाब है मुझे नहीं पता,
कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं पता, और मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहती, मैं इस पर रोना भी नहीं चाहती। ऐसी चीजें कीजिए जो आप लाइफ में हमेशा करना चाहते थे पर आपके पास वक्त नहीं था। एंड ऑफ द वीडियो में मेरे फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने मेरी इतनी केयर ली, मेरे इन लॉज, मेरे मॉम, डैड, सिस्टर्स, मेरी स्पेशली मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इन सबके मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना मेरी ये जर्नी बहुत ही मुश्किल थी। सो थैंक यू ऑल, आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए थैंक यू, एक अच्छे मैसेजेस और कॉल्स के लिए थैंक यू। सो आई एम ग्रेटफुल कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, और मैं इससे भी ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी कि जब आप इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली ले और मेरे इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों के साथ, जो भी कोरोना के साथ लड़ रहे हैं या जिन्हें कोरोना से बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। सो डू शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉक्टर मानसी शाह। और हाँ, आप डरिए मत, क्योंकि मैं हर सोमवार और गुरुवार मेरे वीडियोस कंटिन्यू रखने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले सोमवार और अगले गुरुवार को। शब्बा खैर, टेक केयर।